नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे जलवायु। ये क्लास 9th भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लाइमेट और जलवायु से संबंधित भाग 3 यानी कि हमारा आज पार्ट वीडियो 3 होगा। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में, और सारे शब्दों को, इसका शब्दार्थ, इसका मीनिंग भी समझ सकते हैं। और इस चैप्टर का आसानी से आप समझ पाएंगे जब पूरे कंप्लीट ये वीडियो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। और पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 2 का जो भी हम लोग पढ़ें उसका ये समराइज़ करेंगे, यानी कि हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। आप वीडियो पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। और कमेंट में अपना सुझाव, क्वेरी कुछ भी हो आप डॉट पूछ सकते हैं बेहिचक। आप अगर क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, जैक से संबंधित है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये एक न्यू बुक है जो कि प्रिंट 2025-26 के लिए किया गया है। एनसीईआरटी और जेसीईआरटी आधारित बुक है। जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे लोग भी देख सकते हैं जो जॉब की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पार्ट 2 का पढ़ा हुआ थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। ये टॉपिक आपको बता देते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जो कल पढ़े वीडियो में उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ताकि वो जो टॉपिक है वो हमको समझने में ईजी हो सके हम लोगों को। तो जलवायु नियंत्रण का मतलब होता है क्लाइमेटिक कंट्रोल, यानी क्लाइमेट को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं वो प्रमुख 6 कारक होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र, या तो कोई रीजन हो सकता है, या तो कोई देश हो सकता है, या महाद्वीप हो सकता है, या पूरा का पूरा पृथ्वी अर्थ हो सकता है। तो किसी भी क्षेत्र, एरिया, रीजन को, यानी कि किसी क्षेत्र में जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वहाँ का जो नियंत्रण किया जा रहा है, यानी कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो टोटल कितने हैं? 6 हैं। यानी कि 6 ऐसे फैक्टर हैं जो जलवायु को नियंत्रित कर रहे हैं। जलवायु को यानी कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कारक 6 हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को कंट्रोल कौन करता है? तो अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। तो अक्षांश मतलब होता है कि जो ग्लोब में रेखा बनी हुई है। ग्लोब में 2 प्रकार के, ये पूरे पृथ्वी में 2 प्रकार के वास्तविक रेखा है, यानी इमेजिनरी लाइन है, जो ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ टू साउथ या उत्तर से दक्षिण आए हैं। इसे देशांतर रेखा या इसे लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। इसी प्रकार से पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा गया है, इसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं। इसे हम लोग ये लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि ये लेटा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं अक्षांश। तो ये बता रहा है कि अक्षांश जो है सो जलवायु को नियंत्रित करता है। ऊंचाई, इसी प्रकार से कौन कितने ऊंचाई पे है समुद्र तल से। और वायुदाब मतलब एयर प्रेशर। और पवन तंत्र एवं पवन तंत्र यानी विंड का सिस्टम जो है कितने तेज़ी से चल रहा है विंड। और समुद्र से दूरी, यानी कि कितना वो दूरी है समुद्र से, उसका डिस्टेंस कितना है। महासागरीय धाराएं मतलब कि इसे हम लोग बोलते हैं ओशियानिक करेंट। और उच्चावच लक्षण, इस प्रकार से बताया गया है कि 6 ऐसे प्रमुख कारण हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को। तो ये यहाँ पे बताया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इस पॉइंट में बताया गया था और इसी में डिस्कस किया गया था कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। आप देखेंगे पूरे ग्लोब के, तो ग्लोब का जो ये हमारा अक्षांश रेखा है, आप जैसे जैसे एकदम इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आप नज़दीक रहेंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी सन का लाइट, गर्मी अधिक है, टेम्परेचर अधिक है। जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे वो घटता चला जाएगा। तो यही इसमें बताया गया है कि अक्षांशों के अनुसार अलग अलग प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। इसके परिणाम स्वरूप तापमान जो है विषुवत रेखा को इक्वेटर भी बोलते हैं, या इसे आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ पे ध्रुवों की और सामान्यता घटता जाता है। यानी कि आप जैसे, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में बीचों बीच जो रेखा है वो अक्षांश है। इस अक्षांश का नाम है विषुवत रेखा, इक्वेटर। इसे ही हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है और इधर यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध है। जैसे आप ऊपर और नीचे की ओर जाएंगे वो तापमान घटता चला जाएगा। ये ठंडा रीजन है, कोल्ड रीजन है। सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ, सन का लाइट यहाँ पे पड़ता है।
तो ये इसमें बताया गया है साफ साफ अक्षरों में। और कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय की सघनता कम हो जाती है। यानी कि दूसरा फैक्टर ऊंचाई के बारे में बता रहा है कि ऊंचाई कैसे जलवायु को नियंत्रित करता है। तो जलवायु जो ऊंचाई है वे जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। ये वायुमंडल की सघनता यानी कि जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है वो कम हो जाती है। यानी वायुमंडल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा, तापमान घटता जाता है। इसलिए जब कोई माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं या फिर कहीं और अधिक ऊंचाई में जाते हैं तो वो अपने साथ सूट वगैरह पहन लेते हैं। यानी कि उधर टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपका जो है तापमान घटता चला जाएगा। इसलिए हमेशा हिली एस्टेट में, पर्वत पहाड़ियों में स्नो से ढका रहता है। वहाँ एकदम बर्फ़ का बारिश होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फीला रीजन होता है। ये पहाड़ी देखिए, पहाड़ियाँ जो है गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। तो पहाड़ी जो हिल है, माउंटेन, पर्वत, पहाड़, ये ठंडी होती है गर्मियों के दिनों में। तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी किसी भी क्षेत्र का जो वायुदाब है, एयर प्रेशर है और पवन तंत्र है, उस स्थान का जो अक्षांश है यानी लैटिट्यूड है और ऊंचाई है, हाइट है, उस पर निर्भर करती है वायुदाब। कि किसी भी क्षेत्र में वायुदाब कैसा होगा, पवन तंत्र कैसा होगा, ये निर्भर करता है उस स्थान का अक्षांश क्या है और ऊंचाई कितना है, ये बता रखा था। फिर इस बुक में ये बता रखा था कि इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जो है तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। और समुद्र का जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है और बहुत अच्छा से दिया गया था। अगर इसमें कोई भी ऐसा वर्ड है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आता, आप बेझिझक कमेंट करके ज़रूर पूछें ताकि हमको ये समझ में आएगा कि इसको किस तरह से आप लोगों को बताना है। लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दियों में बहुत अधिक ठंडा या फिर अधिक ठंडा होता है। ये विषम मौसमी अवस्थाएं इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे महासागरीय धाराएं क्या होती है, इसे ओशियानिक करंट बोलते हैं। तो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये महासागरीय धाराएं क्या है, तो समुद्र से तट की ओर जो चलने वाली हवा है वो तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं बहती है, वहाँ की वायु का दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह गर्म और ठंडी हो सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये सागर है और इधर से जो जा रही है महासागरीय धाराएं, ये ठंडी है और इधर से जो जा रही है वो गर्म प्रकार की है। तो ये गर्म महासागरीय धारा था और ये ठंडा। तो ये जो कोस्टल एरिया है, तट एरिया है, जो समुद्र से सटा हुआ रीजन है, क्षेत्र है, अगर ये गर्म महासागरीय धाराएं चल रहा है तो ये वाला भी तट गर्म हो जाएगा। और ये ठंडी महासागरीय धाराएं हैं और इस तट को टकरा रहे हैं तो ये जो तट है, ये कोस्टल जो रीजन है, यह क्षेत्र हो जाएगा ठंडा। तो इसी प्रकार से इसमें बताया गया था, जो कि आपको समझ में आ गया। तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और उच्चावच के बारे में बताया था कि किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वालों में से उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। तो जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं। तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन मुख्य ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। तो ये इसमें बताया गया था। इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। 10 मिनट में हम लोग रिवीजन किए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पूरे डिटेल से। पार्ट 2 में हम क्विक रिवीजन कराए इस वीडियो में। आज हम लोग का टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अभी जो हम लोग कारक देखें कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन कारक थे, तो टोटल 6 थे। वो पूरे किसी भी क्षेत्र का है, दुनिया में किसी भी क्षेत्र, रीजन, महाद्वीप, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड का हो सकता है। अब भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया या इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको जो आप प्रभावित करते हैं यानी अफेक्ट करने वाले फैक्टर, यानी फैक्टर अफेक्टिंग कौन है जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। कारक का मतलब होता है फैक्टर और प्रभावित का मतलब अफेक्ट करना। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है या कारक है जो भारत की जलवायु यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित किया जा रहा है, उसे अफेक्ट किया जा रहा है। तो एक अक्षांश है, ऐसा कारक है कि भारत की जलवायु को प्रभावित कर देता है, अफेक्ट कर देता है। तो अक्षांश क्या हुआ, कारक हुआ जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है।
इसके कारण से। तो ये इसमें दिया गया है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बताया गया अक्षांश। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश के बारे में थोड़ा सा फिर से जान लीजिए। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है से पूरा का पूरा गोल नहीं है। पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है सो जियोड शेप है, स्फेरिकल शेप है, यानी कि थोड़ा ओवल अंडा के शेप का बोल सकते हैं। और इसमें दो लाइन है, एक लाइन जो है से ये पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, जिस रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। और अक्षांश को इंग्लिश में बोला जाता है इसे लैटिट्यूड, क्योंकि ये लेटा हुआ है, इस पृथ्वी पर लेटा हुआ है, इसलिए लैटिट्यूड अक्षांश बोलते हैं। और एक उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि नॉर्थ टू साउथ आता है, इसे ही देशांतर बोला जाता है। और इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसा समझिए कि लंबा लंबा है तो लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, जो ऊपर से नीचे आ रहा है। और ये वाला आप समझ गए होंगे, जो इस तरह से रेखा जा रहा है इसे अक्षांश बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेनली पृथ्वी में जो बीचों बीच पार्ट से जो गया है, इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक जो रेखा है, ये 0 डिग्री ही कहलाता है, विषुवत रेखा। इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, या हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं। इसके ऊपर जो रेखा गया है ये भी एक अक्षांश है, इसका नाम है, ये 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसके नीचे एक जो गया है इसे बोलते हैं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री पर लोकेटेड है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कर्क रेखा यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और इसे सारे के सारे समराइज आदि भी करेंगे। और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, कर्क रेखा बताया जा रहा है, जो कर्क रेखा है ये कर्क वृत्त को कर्क रेखा बोलेंगे, या इसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो देश है, कौन सा देश, भारत, क्योंकि हम लोग यहाँ भारत की टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो जो कर्क रेखा है भारत के मध्य भाग यानी कि भारत के बीचों बीच पास होता हुआ चला जाता है, और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक जाता है। कर्क रेखा में के बारे में ये आप जानिए, मान लीजिए कि ये इंडिया है, हम ये साउथ इंडिया बना रहे हैं, तो ये इस प्रकार से जाता है। तो ये भारत को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत, यानी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। तो ये आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा इस तरह से जाता है, और कर्क रेखा जो है से भारत के 8 राज्य से पास होता है। तो 8 राज्य से जितने भी यहाँ पे देखिए, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, इतने राज्यों से होते हुए बीचों बीच से पास होते चला जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये समझना है, इसका अगर ट्रिक आप याद रखना चाहते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाता है, तो 8। इसका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, आप सुने होंगे, मित्र ऐसे लिख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ झार का मतलब झारखंड हो गया, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, और ग से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, और छ से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड, झार से। तो इस प्रकार से टोटल 8 है, और ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस से कर्क रेखा नहीं जाता है, तो ये ट्रिक रहेगा तो भी मार सकते हैं, और किससे जाता है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा जो है ये कर्क वृत्त पूछा जा रहा है, कर्क रेखा को कर्क वृत्त या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। ये भारत से पास होता है, भारत को 2 भागों में बांटता है, ये भारत के बीचों बीच हो के जाता है, ये बताया है। ये पश्चिम में। अब देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। देखिए, कर्क रेखा है तो कर्क रेखा ऐसे जा रहा है, तो उत्तर में इसे ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट को बोलते हैं पूरब, और ये पश्चिम है तो पश्चिम मतलब वेस्ट हो गया। तो पश्चिम में कच्छ, यहाँ गुजरात है, तो कच्छ के रण से लेकर पूरब में मिजोरम तक, क्योंकि सबसे पहले ये इंटर किया राजस्थान और गुजरात में, तो गुजरात के कच्छ में, तो पश्चिम में हो गया गुजरात के कच्छ और कच्छ का रण, और यहाँ पे जो हमारा है सो मिजोरम है, तो पूरब में मिजोरम सो होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, यानी कि कर्क रेखा के कारण भारत का आधा भाग नीचे चला गया और आधा भाग ऊपर, क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 हाफ्स इक्वल पार्ट में। फिर बता रहा है कि कर्क रेखा दक्षिण में स्थित है, तो आधा भाग भारत का, जो उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए कर्क रेखा इससे पास हुआ, तो ये दक्षिण वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोले, इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोले, यानी कि यहाँ के जलवायु कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है कर्क रेखा के दक्षिण वाला पार्ट। और जबकि कर्क कोला के उत्तर वाला पार्ट भारत का, ये कहलाएगा उपोष्ण कटिबंधीय, ये उपोष्ण कहलाएगा और ये उष्ण कहलाएगा। तो भारत के जलवायु दोनों प्रकार के, भारत की जलवायु कैसा है, उष्ण और उपोष्ण है। उष्ण भारत के दक्षिण वाला भाग को कहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे वाला में उष्ण पाया जाता है, और भारत के उत्तर वाला उपोष्ण पाया जाता है। उष्ण का मतलब थोड़ा सा ये अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है नीचे, और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा ठंडा वाला मिलेगा, इसलिए उपोष्ण लिखा है। तो उष्ण ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए, तो यही लिखा गया था कि कर्क रेखा, देखिए भारत के
आधा भाग में बांटता है कर्क रेखा। तो दक्षिण में जो स्थित है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भारत में ये जो है से उष्ण कटिबंधीय जो है से ये दक्षिण वाला भाग को कहते हैं, और उपोष्ण उत्तर वाला को कहते हैं, ये बताया गया। इस प्रकार भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। यानी भारत की जलवायु एक लाइन में बोलेंगे तो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु उपस्थित है और इसकी विशेषता पाया जाता है। जबकि उष्ण जो दक्षिण भारत की है और उपोष्ण जो है कर्क रेखा को उत्तर यानी कि ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है। ये पहला फैक्टर हम लोग पढ़े, यानी कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला कारक ये था, यानी पहला फैक्टर था जो अफेक्ट कर रहा है भारत की जलवायु को। दूसरा फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई। ऊंचाई में क्या है, यानी इसको हाइट बोल सकते हैं इंग्लिश में ऊंचाई को। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो समुद्र स्तर से इस पर्वत की ऊंचाई तो अधिक है, क्योंकि भारत का उत्तर में हम जाएंगे, भारत के एकदम नॉर्थ में जाएंगे तो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे अधिक एकदम माउंटेन का श्रृंखला है, ऊंचाइयों में से एक है। इसी में माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाइट 8,848 मीटर के आसपास है। तो ये आप जान सकते हैं। तो हिमालय के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो आप हमारे नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो भारत के उत्तर में क्या है, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है। हिमालय आप जानते हैं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हिमालय में से रेंज में से एक है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 6,000 मीटर है। यानी हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर ऊंचाई में। अगर लेंथ पूछा जाए टोटल इसका लंबाई कितना है तो 2400 किलोमीटर है। ये भी आप एडिशनल फैक्ट में याद रखें कि हिमालय की लंबाई 2400 है, जबकि इसका हाइट 6,000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। तो भारत का तटीय क्षेत्र विशाल है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे या पढ़े होंगे चैप्टर 2 में या 1 में, यहाँ से जो तटीय लगता है, यहाँ से जो समुद्र का टच किया हुआ भारत एकदम तीनों साइड से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर कहते हैं। इधर भी वाटर है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, अरेबियन सी है, और नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। तो तीनों साइड से तो भारत एकदम विशाल इसका समुद्री स्थल है। ये बताया रखा है कि तटीय क्षेत्र भी विशाल है। विशाल मतलब ह्यूज, बहुत ही बड़ा है। यह अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तो यहाँ अधिकतम ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो देखिए हिमालय जो है, जो मध्य एशिया से, यानी कि मध्य एशिया का मतलब एशिया, मान लीजिए एशिया है तो एशिया के यहाँ सेंटर, यानी कि सेंट्रल एशिया। एशिया को 4 पार्ट में बांटेंगे तो ये तो सेंट्रल एशिया होगा। इसे हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट को ईस्ट एशिया, इसे वेस्ट एशिया, इसे नॉर्थ एशिया और इसे साउथ एशिया। तो इस प्रकार से जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से जो हवा आती है, ठंडा हवा, उसको कौन रोकता है, तो वो हिमालय रोकता है। ये बोल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है हिमालय। यानी कि भारत में या भारत के सारे और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप देश कैसे बोलते हैं, भारत और भारत के आसपास जितने भी देश हैं उसको सारे मिला को भारतीय उपमहाद्वीप बोलेंगे। जैसे में भारत तो इसमें शामिल होगा, इसमें बांग्लादेश भी शामिल होगा, और नेपाल भी शामिल होगा, भूटान भी शामिल होगा, और श्रीलंका भी शामिल होगा, और मालदीव्स भी शामिल होगा। ये सब सारे देशों को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो यहाँ जो ठंडा हवा है उसको रोक दे रहा है हिमालय। हिमालय बहुत सतत और चट्टान बहुत ऊंचाई, तो हवा को इसको रोक दे रहा है, पार होने नहीं दे रहा है। इन्हीं बताया जा रहा है, इन्हीं, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इन्हीं पर्वतों के कारण, देखिए यहाँ लिख रखा है कि इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो देखिए मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। जैसे हम रसिया साइड जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हमेशा अधिक फर वाला स्वेटर, वुलन स्वेटर या फिर तरह तरह के कपड़ा क्लोथ पहने रहते हैं। तो ये बता रखा है कि मध्य एशिया की तुलना में हमारा क्षेत्र में कम ठंडा है। इसका रीज़न ये था कि मध्य एशिया से जो ठंडा हवा आ रहा है वो हिमालय रोक दे रहा है और प्रवेश करने नहीं दे रहा है, इसलिए ठंडा कम हो रहा है। तीसरा कारक है, ये तीसरा फैक्टर है जो भारत की जलवायु को अफेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स प्रभावित कर रहा है। भारत में जलवायु और संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित है, वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है, जैसे में वायुदाब और धरातलीय पवनें। वायुदाब को एयर प्रेशर बोला जाता है, धरातलीय पवनें मतलब कि हमारा जो लैंड विंड चलता है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। ऊपरी वायु परिसंचरण और
पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे सिंपल बताया गया था कि भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित है। जैसे में वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायुमंडलीय अवस्थाओं से क्या संचालित होती है? वायुदाब और धरातलीय पैमाने, ये सब एटमॉस्फेरिक अवस्था फेज है जो इसको संचालित किया जा रहा है। ऊपरी वायु परिसंचरण तथा ये क्या है, कौन संचालित हो रहा है? तो वायुमंडलीय अवस्था से। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ दो तीन चीज़ बताया गया था जिसको यहाँ डिटेल से बताया गया। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन ये भी जो है से ईजी तरीके से दिया गया है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, इसे ट्रेड विंड्स बोलते हैं। व्यापारिक है, व्यापार मतलब होता है ट्रेड। जैसे कोई सामान खरीद रहा है, बेच रहा है, सेल या परचेज कर रहा है या बाई कर रहा है तो उसे ट्रेड बोलेंगे या ट्रेडर्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से व्यापार का मतलब ट्रेड और विंड का मतलब पवन। तो इसे व्यापारिक पवनों का मतलब ट्रेड विंड्स होता है। और भारत का उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। तो भारत जो है से किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। तो ये लाइन याद रखे कि भारत का लोकेशन अगर पवन के दृष्टिकोण से देखे तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। तो ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये ट्रेड विंड्स है, इसका जन्म कैसे हुआ? तो ये पवनों उत्तरी गोलार्ध मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। तो ये वाला बहुत अच्छे से दिया गया है, आप इसको अच्छे साथ रखें। ये दक्षिण की ओर बहती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा हमारा ग्लोब है, तो यहाँ से उत्तरी पूर्वी पवनें निकलती है और ये नीचे की ओर आती है। तो भारत आप देखेंगे तो इस जगह पे है, तो ये नीचे की ओर आ रहा है। तो भारत में कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो भारत में जो पवन है, जो ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये पवनें भारत में भी है क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है। यही बताया गया कि ये दक्षिण की ओर बहती है और कोरियालिस या कोरियोलोसिस बल, जिसे फोर्स बोलते हैं, कोरियालिस फोर्स या कोरियालिसिस बल के कारण दाहिने और विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। तो ये एक बल है, एक फोर्स है जिसका नाम है कोरियालिसिस बल। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोरियालिस बल जो है, इसके कारण क्या हो रहा है कि दाहिनी और विक्षेपित हो जाता है। दाहिनी और विक्षेपित और होके कौन सा, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, कोरियोलिसिस बल के कारण इसका जो है से ये दाहिनी की ओर विक्षेपित हो गया और विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि इन पवनों में नमी की मात्रा, मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। तो स्थल भाग में उत्पन्न हुआ इसलिए नमी कम है, तो ये बारिश कम लाएगा, यानी इसके बारिश नहीं हो पाएगा। जो समुद्र से पवन उठ के आता है उसमें नमी अधिक रहता है तो बारिश होने की संभावना होता है। लेकिन ऐसे पवन जो स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है तो उसमें तो नमी तो कम रहेगा ऑब्वियसली। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होता है। तो जो ऐसे पवन जो स्थलीय भागों से उत्पन्न होती है वो पवन से वर्षा नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत कम होगा। लेकिन समुद्र स्थल से, समुद्र के सरफेस से, सतह से उत्पन्न होता है तो उसमें वो पवन में नमी बहुत ज़्यादा रहता है तो वर्षा बहुत अधिक होता है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बोल रहा है इस प्रकार भारत को एक शुष्क होना चाहिए, ड्राई रीजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। तो ऐसा क्यों नहीं, भारत एक शुष्क क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पे जो पवन आ रहा है वो तो एक स्थलीय भागों से उत्पन्न होने वाली पवन आ रही है जो कम वर्षा या नहीं के बराबर होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा हम लोग देखें। अब यहाँ टर्म आया था, अभी एक आया था फोर्स। बल मतलब फोर्स होता है, और ये फोर्स का नाम है कोरियालिस बल या कोरियोलोसिस बल, या इसे फोर्स बोल सकते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिसिस बल कहते हैं। इसका डिफिनेशन दे रखा है, बहुत अच्छा है और बहुत शॉर्ट में दे रखा है। कभी भी पूछेगा तो इसे याद रखें। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमता है या घूर्णन कर रहा है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है एक बल। जब पृथ्वी घूमती है अपने मतलब एक्सिस पे, तो एक बल उत्पन्न हुआ, यानी प्रोड्यूस हुआ, उस बल का नाम है आभासी बल। तो इसी आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में
बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। यानी कि सिंपल है, जब पृथ्वी घूर्णन कर रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल, आभासी बल प्रोड्यूस हुआ। इस आभासी बल का नाम है कोरियोलिस बल। इसी बल के कारण क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में कारण जो पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर हो गया, उत्तरी गोलार्ध वाला दाहिनी की ओर चला गया और दक्षिणी गोलार्ध वाला बाईं की ओर हो गया। सिंपल ऐसे समझिए, मान लीजिए गोलार्ध है तो इधर वाला जो पवन था वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो इस साइड मुड़ गया, जबकि दक्षिण वाला पवन नॉर्थ की ओर जा रहा था, दक्षिण से नॉर्थ उत्तर की ओर, तो ये बाईं की ओर मुड़ गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा हो रहा है। और यही बताया गया था कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर, तो उत्तरी गोलार्ध दाहिनी की ओर और दक्षिणी गोलार्ध बाईं की ओर, तो दक्षिणी गोलार्ध बाईं की ओर विक्षेपित हो जाता है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। तो इसको देखिए कितने तरह के बताया गया है। फेरल का नियम, कोरियोलिस बल, आभासी बल, बहुत इंपॉर्टेंट सब एक ही चीज़ है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके फिर बोले, ताकि हम अगले क्लास में इसको फिर से डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ बताया गया है कि भारत की वायु दाब यानी भारत का जो एयर प्रेशर है और विंड सिस्टम है वो अद्वितीय है, मतलब बहुत ही अच्छा है। आप इसे बोल नहीं सकते, इतने अच्छे से ये काम करते हैं और फंक्शन करते हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, यानी शीत ऋतु जब रहता है तो हिमालय के उत्तर में जाएंगे तो बहुत हाई, एकदम हाई प्रेशर रहता है। यही बताया गया है कि भारत का वायु दाब और पवन तंत्र अद्वितीय हैं और शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, एकदम एकदम हाई प्रेशर होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर बहती है। तो बोल रहा है इस क्षेत्र में ठंडी जो शुष्क हवाएं होती है, एकदम ड्राई शुष्क ठंडी, या बोल सकते हैं कोल्ड ड्राई हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्रों की ओर के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग ग्रीष्म ऋतु में क्या देखें कि आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो गर्मियों के दिनों में जो विंड का डायरेक्शन है, एयर का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ये इसमें बताया गया। फिर बताया जा रहा है कि वायु दक्षिण में स्थित वायु जो है वो दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी और मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचते हैं। सिंपली बताया जा रहा है कि वायु जो है वो दक्षिण में स्थित, भारत के दक्षिण में क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हिंद महासागर है। ये बताया जा रहा है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और यहाँ का जो वायु है उच्च दाब एकदम हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण पूर्वी देखेंगे तो इस क्षेत्र से आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करके, तो विषुवत वृत्त को पार करके दाहिने और मुड़ते हैं, तो दाहिने और मुड़ के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। ये इसमें बताया गया है। पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम इसे ही बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून पवने का निर्माण करती है और ये पवने कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। तो सिंपली इसमें बताया गया कि भारत में बारिश कैसे होता है। देखिए मान लीजिए साउथ इंडिया है, ऐसे समझ लीजिए, और ये हमारा साउथ है, इसे हम वेस्ट बोलेंगे और इसे ईस्ट बोलेंगे और ऊपर वाला हम लोग नॉर्थ बोलेंगे। तो यहाँ से आप लोग को ये समझना है, ये वाला अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये है, तो ये साउथ है, ये हम इसे दक्षिण बोल सकते हैं, इसे वेस्ट, इसे पश्चिम बोलते हैं। तो ये जो है इधर से इंटर करता है भारत का मानसून, क्योंकि यहाँ जो समुद्र के सतह से जो हवा आ रहा है ये भारत के दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट मानसून इधर ही से इंटर करती है। तो इसलिए केरला में हेवी रेन होता है, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत तेज़ी से जून जुलाई में बारिश होता है, मानसून इंटर करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है ये कम हो जाता है। तो ये बता रखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती है और इसमें नमी ग्रहण बहुत होती है। हम अभी पढ़े कि जब स्थल से पवन शुरुआत होगी, उत्पन्न होगा, तो उसमें नमी कम रहेगा, जिसके कारण वर्षा नहीं होगा, सूखा होगा। लेकिन ये समुद्र के सरफेस से, सतह से पवन उत्पन्न हो रहा है और उठ रहा है, ओरिजिन हो रहा है, इसलिए इसमें नमी अधिक है, और नमी अधिक है तो अपने साथ पानी ला रही है, इसके कारण नमी ग्रहण कर रही है, तो भारत की मुख्य भूमि पर बहुत ज़्यादा बारिश करता है। जैसे ये स्थल में पहुंच जाता है तो बारिश होने लगता है।
तो भारत में मानसून किधर से इंटर करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत में। मानसून जो इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, ये केरला साइड से इंटर करता है। तो ये इसमें बताया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये अगला टॉपिक है ऋतुएं। तो ये ऋतुएं हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 4 में। इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप वीडियो को अच्छे से देखें। आप लग रहा है कि स्लो है तो आप इसको तेज़ी से देख सकते हैं। और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और आपको कोई और दूसरे सब्जेक्ट स्टडी करना है तो वो आप सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दिया गया था भारत की जलवायु में। जो आज का हम लोग का टॉपिक था वो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें से अक्षांश, ऊंचाई और हम लोग वायु दाब वगैरह को भी देखें अच्छे से। जैसे हम देखिए वायु दाब और पवन को देखें, तो 3 चीज़ ऐसे हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। और जलवायु को जब नियंत्रित करने वाले कारक कितने हैं, तो टोटल 6 है। यहाँ सबका नाम लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।